बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। दो बहुत अहम खबरें हैं, दो बहुत बड़ी खबरें हैं और उनके हवाले से ये वीलॉग है। सबसे पहली खबर जो है वो मैंने आपसे कहा था कि रावलपिंडी की आवाम ने जिस किस्म का रेजिलियंस का मुजाहरा किया और जिस तरह सारा दिन उन्होंने मार खाई, सारा दिन वो आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, इवन रियल बुलेट्स भी चली हैं, लोगों को रबड़ की गोलियां मारी गई, फिर भी लोग हार नहीं मान रहे थे और लोग तमाम रुकावटें हटाकर पहुंच गए थे लियाकत बाग तक। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का जो बड़ा काफिला आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से, वो मोटरवे से वापस मुड़ गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि एहतजाज खत्म किया जा रहा है, एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है। ये अनाउंसमेंट जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के खाते पड़ गई और अब सूरत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब का वो रद्द अमल, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हकीकी बात तभी पता चलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से अपना मौक़िफ़ देंगे और उन्हें यह मौका मिल जाएगा मंडे वाले दिन। और यही हुआ कि आज पीर वाले दिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात की आज़म सवाती साहब ने, तो इमरान खान साहब ने फिर अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। जो हेडलाइन है इसकी वो ये है कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें। इमरान खान पिंडी एहतजाज खत्म करने पर शदीद गुस्से में। अब इमरान खान साहब ने कहा कि रावलपिंडी में एहतजाज खत्म करने पर पीटीआई की आदत पर शदीद गुस्से का इजहार किया इमरान खान साहब ने और बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया है। अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने सवाल किया कि एहतजाज मुअख्खर करने का फैसला किसका था, जिस पर आदम सवाती ने उन्हें बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मुअख्खर करने की कॉल दी थी। आदम सवाती ने इस मामले पर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारा एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों ने मज़ामत की और शाम तक लड़ते रहे। जिस पर इमरान खान ने उनसे पूछा कि अगर एहतजाज कामयाब था तो मुअख्खर क्यों किया गया। आदम सवाती का जवाब सुनकर इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें। दौरान ब्रीफिंग इमरान खान ने आदम सवाती पर भी बरहमी का इजहार किया और उनसे पूछा कि क्या आपको यहां सफाइयां देने के लिए भेजा गया है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि अगले जुम्मे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दें। अच्छा, आदम सवाती साहब को ये जो सफाइयां देने के लिए आपको भेजा गया, ये इमरान खान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये मैं आपको बता देता हूं। आदम सवाती साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब के करीब है और इमरान खान साहब को ये लगता था कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और ना उन्हें हटना चाहिए था। अगर बैरिस्टर गौहर ने कोई गलत फैसला किया था तो अली अमीन गंडापुर साहब को उनका फैसला बदलाने के लिए जोर डालना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि मुझे इमरान खान ने कुछ और अहकाम दिए हुए हैं। लेकिन जो उसरात हुआ वो मैं आपको बता देता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने, यानी जिनमें बैरिस्टर गौहर शामिल थे। तो इसमें जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब आप अनाउंस कर दें कि एहतजाज खत्म हो गया है। तो उन्होंने इस बारे में साफ इनकार कर दिया था उस वक्त और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अनाउंसमेंट आप ही करें। यानी ये अनाउंसमेंट मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो निकला हूं और पहुंच रहा हूं लियाकत बाग, तो ये आप अनाउंसमेंट करें तो अब यहां से वापस चले जाएंगे। तो उस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं थी कि एहतजाज खत्म क्यों करवाया जा रहा है, लड़ाई इस बात की थी कि एहतजाज खत्म करने की अनाउंसमेंट कौन करेगा। तो ये एक आखिरी रुकावट थी जहां पे अली अमीन गंडापुर रुके हुए थे और उनके कुछ लोग उस रुकावट को क्रॉस कर गए थे। यानी अगर वो थोड़ी और शायद मेहनत करते तो ये रुकावट दूर हो जाती। यहीं पे जो है कुछ पुलिस वाले भी हत्थे चढ़ गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, जिनको इज्जत के साथ जो है वो रिहा किया गया, उनको रेस्क्यू किया गया। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहानी भी आपको बताई है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं और उन्होंने इसलिए कहा कि आपको यहां पे सफाइयां देने के लिए भेजा गया और ये बड़े गुस्से की अलामत है इमरान खान साहब की। यानी जिन लोगों ने ये विटनेस किया वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को इससे पहले जेल में ऐसे गुस्से में और जलाल में नहीं देखा। तो इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि जुमे वाले दिन डी चौक पर एहतजाज की कॉल दें, जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लग जाएं, हर सूरत डी चौक तक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है, यानी मेरी और अवाम की सोच इमरान खान साहब कह रहे हैं एक जैसी है। मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं और पब्लिक को भी देख लिया कि जैसे वो कुर्बानी दे रही है। अवाम फैसला कर चुकी है, क़यादत अपना फैसला कर ले। जो बुज़दिल है और साथ खड़े नहीं हो सकते वो हमें छोड़ जाएं। इमरान खान साहब ने ऐसा लगता है कि फाइनल राउंड को खेलने का फैसला कर लिया है। और देखिए अभी बुध वाले दिन एक बड़ा एहतजाज है, ये पुलिस की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि पुलिस बाकी कामों के लिए भी होती है, लेकिन बाकी सारे काम तो अब पंजाब के अवाम भूल जाएं। अब जो पंजाब की पुलिस है उसको सिर्फ सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है। क्या ये बुध और जुमा इन 2 एहतजाजों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एहतजाजों के बाद पार्टियां जो है वो और ज्यादा बड़ी होती हैं। तो यहां होश के नाखून लेने पड़ेंगे इस सिस्टम को और उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अवामी सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और हम इंतहाई गैर मकबूल सियासी जमातों के एक जत्थे को कंधा दिए हुए हैं। और ये जो सियासी जमातों का एक जत्था है जो बहुत गैर मकबूल है, ये अवामी मसाइल हल भी नहीं कर सकता।
तो ये तजर्बा गलत हो गया, इसको तस्लीम कर लेने में पूरे पाकिस्तान की भलाई है। लेकिन अब देख लेते हैं कि सिस्टम फैसला क्या करता है। बहरहाल सिस्टम को एक नए चैलेंज का सामना है। बुध वाले दिन 3 बड़े शहर पंजाब के, मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली, इन तीनों शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ताकत है। फैसलाबाद वो शहर है जहां पूरे शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन सारी सीटें जीती हैं। यहां तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। ताजरों की हमायत याफ्ता जमात नून लीग को यहां से बदतरीन शिकस्त हुई है। नून लीग परवेज मुशर्रफ के दौर में भी फैसलाबाद से नहीं हारी थी, लेकिन इस मरतबा नून लीग तमाम तर फैसिलिटेशन के बावजूद, सारी सपोर्ट मिलने के बावजूद फैसलाबाद में क्लीन स्वीप हो गई है, व्हाइट वॉश हो गया, उनको फर्क होगी वहां से। तो एक तो है जी फैसलाबाद, दूसरा है मुल्तान। मुल्तान के लोगों को बहुत ज्यादा पीसा गया, बड़ा जुल्म किया गया। वहां पे जिस तरह इलेक्शन के नतायज हासिल किए गए वो सबके सामने है, जिस तरह वहां पे गिलानी खानदान को मुसल्लत किया गया वो भी सबके सामने है। लेकिन एक दो चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी मुल्तान की। जब इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे ना पूरे पाकिस्तान में, और इन्होंने जलसों की इमरान खान साहब ने 50 कर दी थी बहुत तेजी से जलसे करते हुए, ये 2022 की बात है। तो उस वक्त आपको याद होगा अच्छी तरह कि जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जलसा हुआ था वो एक मुल्तान में हुआ था। यानी मुल्तान के जलसे को देखकर उनके सियासी मुखालिफिन को खौफ आता था। तो मुल्तान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ताकत है, और जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है, वहां नून लीग बहुत कमजोर है। तो इस सूरत हाल में दूसरा शहर मुल्तान होना यह भी एक बड़ा अच्छा खासा प्रॉब्लम है। और तीसरा मियांवाली। मियांवाली को आपने अपने जहन में रखना है कि मियांवाली बहुत बड़ी आबादी है वहां पे, और वो सारी आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा मार्जिन मिलता है जीत का, वो भी मियांवाली में मिलता है। मियांवाली के लोग कैसे हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब का अपना आबाई इलाका है, वो वहीं पे उनका बचपन गुजरा है, वहीं से वो इलेक्शन लड़ते हैं। पहली मरतबा रुकन असेंबली भी वो वहां से बने थे। हर मरतबा इमरान खान साहब वहां से इलेक्शन जरूर लड़ते हैं, और इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी लीड है वो मियांवाली से, इमरान खान साहब के हल्के से है। तो अब इमरान खान साहब जो है वो तीसरा शहर उन्होंने मियांवाली का इंतखाब किया था बुध वाले दिन। अब देखते हैं कि बुध को यहां क्या होता है और जुम्मे को इस्लामाबाद डी चौक में क्या होता है। सिचुएशन बड़ी फंस गई है। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो 30 सितंबर है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। आज फैसला होना था कि यह मामला किस तरफ को जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बनाई गई है, जजेस उस ऑर्डिनेंस को ही गलत करार दे रहे हैं, इस कमेटी की तश्कील को ही गलत करार दे रहे हैं। तो इस कमेटी की तश्कील के नतीजे में बनने वाले बेंच कैसे ठीक हो सकते हैं, यह नुक्ता उठा दिया गया है। काजी फायद ईसा पर उनके बाद आने वाले तीनों सीनियर जजेस ने ऐसा लगता है कि अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जस्टिस मंसूर दी शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बेंच के अंदर नहीं बैठे, और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी कमेटी के अंदर बैठने से इनकार कर दिया। अब जो सवालात उठाए गए मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप डेवलपमेंट देख लें कि काजी फायद ईसा साहब अदालत में आए, 4 जजेस मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अदालत में नहीं आए, बल्कि उनका एक खत मौजूद है जिस खत में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा, लेकिन इससे पहले जरा कार्रवाई आप देख लें। वहां पे अली जफर साहब आए, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बना दें। अब मजे की बात यह है कि 63A वाला जो फैसला है, इससे पहले जब 2 साल पहले आया था तब पूरी की पूरी नून लीग, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, MQM, सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाओ, बोने जजो फुल कोर्ट बनाओ, उस वक्त ये कहते थे, और सारे सहाफी भी यही कहते थे फुल कोर्ट बनाएं, ये आइन की तशरीह का मामला है, फुल कोर्ट बनाएं, सारे यही कहते थे। लेकिन उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फुल कोर्ट नहीं बनाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी ये जो जज बैठे हुए यही ठीक है, फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और अब ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल कोर्ट का तकाजा कर रही है, और वो सारी जमातें हैं जो फुल कोर्ट के लिए जो छलांगे मारती थी, वो सारी जमातें जो कहती थी फुल कोर्ट बनाए, वो अब फुल कोर्ट बनाने से पीछे हट रही हैं। काजी फायद ईसा साहब को भी ये कहा गया कि इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उन्होंने कहा इसकी कोई मिसाल, लेकिन ये एक टेक्निकल मामला एक जगह पे आके फंस गया है, और अगर इस केस में फुल कोर्ट नहीं भी बनाया जाता, फिर भी फुल कोर्ट इस मामले में तो बनेगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामला कैसे चलेंगे, इस पे तो बनना चाहिए। काजी फायद ईसा साहब ने आज से 2 साल पहले जो किया, एग्जैक्टली वही कुछ आज भी हो रहा है। यानी अगर आप अप्रैल 2023 की बात कर लें, 1.5 साल पहले की, तो उसमें काजी फायद ईसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट वाले एक बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से फैसला नहीं हो जाता, मैं किसी भी बेंच की तश्कील को नहीं मानता और मैं बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। तो आपको याद होगा कि काजी साहब ने अपने आप को बेंच में से अलग कर लिया था। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी साहब की तरह जज्बाती नहीं है, उन्होंने बहुत टेक्निकल काम किया है, और टेक्निकल काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ नुक्ते उठाए, जिनमें उनका एक नुक्ता तो यह है कि ये जस्टिस बदर आलम मियां खेल साहब कैसे बन गए जी इस कोर्ट के मेंबर। हालांकि ये पिछले बेंच में शामिल जरूर थे, लेकिन ये इस बेंच के मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि ये तो एडहॉक जज हैं,
और क्या एडहॉक जजेस किस तरह के केसेस सुनेंगे, इस बारे में कोई फैसला हुआ, जरा उस बारे में आप रोशनी डाल लें। तो ये बहुत टेक्निकल खेल गए हैं कि एडहॉक जज को आप इस बेंच का मेंबर नहीं बना सकते। दूसरा, एक बात याद रखिएगा, ये जो फैसला था ना 2022 वाला 63A वाला, कि कोई भी रुकन अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ ना तो वोट डालेगा, अगर डालेगा तो वोट गिना ही नहीं जाएगा और उसकी सीट भी चली जाएगी। ये जो फैसला था ये लिखा था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज है, तो रिव्यू को उनके बगैर नहीं सुना जा सकता। जो रिव्यू है वो नहीं सुनी जा सकती जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बगैर। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो फैसला लिखा था, दूसरा वो इस बेंच का हिस्सा भी है, तीसरा ये याद रखिएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिफ्यूजल नहीं दिया। वो बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो बेंच में इसलिए नहीं बैठ रहे कि उनका यह मानना है कि यह बेंच की तश्कील गलत तरीके से हुई है। फिर उन्होंने कुछ नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी कि जो 19 जुलाई को जो बेंच प्रपोज किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से वो इससे मुख्तलिफ था, लेकिन अब जो हुआ है नई कमेटी बनने के बाद इसमें चीफ जस्टिस ने तब्दीली करके खुद बेंच की सरबराही ले ली है। यह भी नुक्ता उन्होंने उठाया कि जनाब अब आप अगर क्यों बैठ गए हैं, 63A वाले बेंच की तश्कील पहले मुख्तलिफ थी, अब कुछ और है, तो ऐसा क्यों है। एक और चीज जो उन्होंने उठाई, उन्होंने कहा जी कि ये जो बेंच बना है जिस तरीके से, इस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें 3 जज होते हैं, ये याद रखिएगा आप। अब मैं आपको कानून का एक सिंपल तरीका बता देता हूं। 3 जजेस वहां बैठते हैं और 3 जजेस मिलकर फैसला करते हैं कि कौन सा बेंच कैसे बनाना है। और जब इन्होंने कहा ना जी हम तरमीम करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह यह बताई गई कि एक आधा जज अगर कभी मिसिंग हो जाए तो चीफ जस्टिस का ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का एक और जज लाके लगा दे। शुरू में जो वजह बता रहे थे वो ये थी, इनके सारे जो जितने भी लोग हैं इनके, वो सारे यही कह रहे थे कि जनाब इसलिए कि कुछ जज इधर उधर हो जाता है तो चीफ जस्टिस एक जज को बुला सकते हैं। तो 2 रुकन तो हो गए फिक्स। अब मामला यह था कि यही बात उठाई कि जनाब 3 जजेस ने बैठ के एक चीज का फैसला करना है, आप 2 जजेस बैठकर कैसे फैसला कर सकते हैं, जबकि मंसूर अली शाह साहब एतराज करके अपने आप को उसमें से हटाकर बाहर निकाल गए हैं। तो 3 जजेस का फैसला 2 जजेस कैसे कर सकते हैं, 3 जजेस ने जो बेंच बनाना था वो 2 जजेस कैसे बना सकते हैं। यानी अगर एक 10 रुपये भी बेंच है ना, उसमें से एक जज गायब है तो वो बेंच मुकम्मल नहीं है, वो बेंच नहीं बैठ सकता। तो ये एक और टेक्निकल चीज है। और जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब को जवाब लिखा, उस पर भी बड़ा एतराज किया मुनीब अख्तर साहब ने, और वो जवाब जो है वो टेक्निकल जवाबात के बजाय इल्जामात थे जो मुनीब अख्तर साहब से लगे, और उस पर उनको अफसोस तो होगा, वो सीनियर जज हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ भी हुई, तो उन्होंने उसका भी बताया कि जी ये भी गलत हुआ है। तो देखिए अब मामला आकर कहां फंस गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया, वो बेंच के अंदर मौजूद हैं और उनको जबरदस्ती बेंच से अलग किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब एक बेंच बन जाता है तो उस बेंच को तोड़ना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि कोई जज उस बेंच से आज खुद अपने आप को अलग ना कर दे। तो एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने आप को अलग नहीं किया, तो बेंच तो टूटा नहीं, बेंच मौजूद है। और काजी फायद ईसा साहब कहकर गए हैं कि हम उन्हें बनाएंगे, उनको बुलाएंगे। नंबर 1 तो बेंच मौजूद है, बेंच टूटा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एतराजात हैं वो तकनीकी नौइयत के हैं, जो एतराजात किए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, तो पहले उन एतराजात को एड्रेस किया जाएगा। उनको एड्रेस करने का तरीका यह है कि आप चैम्बर में कर सकते हैं, जजेस इकट्ठे बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ये जब भी तय होगा ये फुल कोर्ट के अंदर तय होगा, तमाम जजेस बैठकर फैसला करेंगे कि ये जो एतराजात उठाए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस कमेटी का हिस्सा बनने से जो माजरत की है, तो ये जो एतराजात इकट्ठे हो गए हैं इसको फुल कोर्ट बैठकर डिसाइड करेगा। इसका नतीजा क्या निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काजी फायद ईसा साहब के लिए मुश्किलात तो है, लेकिन वो बहुत जल्दी में लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो केस पिछले 2.25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट, तकरीबन 25-26 महीने हो गए, जो केस पिछले 26 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 26-27 महीने हो गए बल्कि, जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको नहीं सुना जा रहा, आज ऐसा लगता था कि काजी साहब को इतनी जल्दी है कि फौरी तौर पे इसको सुन लिया जाए, और अदालत का माहौल भी यही बता रहा था। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी होगा नहीं। मुनीब अख्तर साहब अगर अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेते और कहते जी मैं इसमें नहीं बैठता, तो उसमें फिर क्या होता, उसमें यह होता कि ये फौरी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी दोबारा बैठती और एक नया बेंच बनाकर काजी साहब इसको सुन लेते। लेकिन उन्होंने बेंच टूटने भी नहीं दिया और बेंच पे तहफुजात भी किए और तहफुजात को दूर करने का तरीका भी बताया, और वो तहफुजात दूर हो सकते हैं फुल कोर्ट के अंदर ही। बहरहाल अब देखते हैं काजी साहब इसके अंदर से कैसे निकलते हैं या क्या तरीकाकार करते हैं। ये थी अब तक की डेवलपमेंट्स। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।